everyone, welcome to CS Gyan Sagar. Myself Sonika here. प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है. उसी सीरीज को हम अभी कंटिन्यू करते हुए आज डीबीएमएस की दिसंबर 2018 के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. To overcome the difficulties in reader-writer's problem, which of the following statements are true? Writers are given exclusive access to shared objects. Readers are given exclusive access to shared objects. Both readers and writers are given exclusive access to shared objects. कहता है रीडर राइटर्स प्रॉब्लम्स जो होती है उसको ओवरकम करने के लिए एक्सक्लूसिव एक्सेस जो है वो किसको गिवन होता है? राइटर्स को गिवन होता है या रीडर को है या बोथ को है? देखो, जो रीडर्स राइटर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें रीडर्स जो होता है, रीडर्स डू नॉट चेंज द वैल्यूज या मॉडिफाई द वैल्यूज. जो रीडर्स जो होता है वो वैल्यूज को मॉडिफाई नहीं करता, सो दैट मोर देन वन रीडर्स कैन रीड एट ए टाइम. बट जो राइटर्स होते हैं, राइटर्स ओनली वन राइटर एट ए टाइम वर्क कर सकता है. राइटर्स मॉडिफाई करने का काम करते हैं, तो मोर देन वन राइटर एट ए टाइम वर्क करेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो एट ए टाइम ओनली वन राइटर कैन राइट and more than one reader can read the data. तो इसलिए जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर हम एक्सक्लूसिव एक्सेस राइटर्स को देते हैं कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो जो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा. राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज. तो आपका ओनली वन वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं. टू टेबल्स गिवन है, एक आपकी स्टूडेंट टेबल है, एक परफॉर्मेंस टेबल है. जो स्टूडेंट टेबल है इसके आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट हैं रोल नंबर एंड नेम. जो आपकी परफॉर्मेंस टेबल है इसके एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, कोर्स एंड मार्क्स. जो आगे कहता है प्राइमरी की इज इन द टेबल आर शोन यूजिंग अंडरलाइन. मीन्स जो यहाँ रोल नंबर है ये स्टूडेंट की प्राइमरी की है, ये रोल नंबर जो है ये परफॉर्मेंस की प्राइमरी की है. आगे क्या कहता है, अभी आपको ये क्वेरी सिलेक्ट करनी है. ये इस क्वेरी के बेस पे आपको आंसर देना है. द नंबर ऑफ रोज रिटर्न बाय द अबव क्वेरी. कितने नंबर ऑफ रोज आपके रिटर्न होंगे वो आपको बताना है. तो क्वेरी को हम अंडरस्टैंड करते हैं. Primary key in the tables are underlined. Okay, select S name sum P marks from student S performance P where S dot roll number equals to P dot roll number. Group by S name. Okay. जब भी आपकी बड़ी क्वेरी गिवन होती है उस क्वेरी को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करते हैं. टू टेबल्स गिवन है. जो ये आपके दिए गए हैं स्टूडेंट एस परफॉर्मेंस पी, ये इसके एलियास दिए गए हैं, रीनेम दिया गया है. टेबल में एक बार जब हम एलियास देते हैं तो फिर उसी को यूज करते हैं. यहाँ आपने स्टूडेंट एस परफॉर्मेंस पी गिवन है तो आप यहाँ स्टूडेंट डॉट नेम यूज नहीं करेंगे, फिर एस डॉट नेम ही आप यूज करेंगे. सेलेक्ट करना है आपको एस डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट की टेबल से नेम को सिलेक्ट करना है. सम पी डॉट मार्क्स, जो आपकी परफॉर्मेंस की टेबल है उसमें मार्क्स के सम को निकालना है फ्रॉम स्टूडेंट एस परफॉर्मेंस पी. ओके, वेयर एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू पी डॉट रोल नंबर. आपको उन स्टूडेंट के नेम निकालने हैं जिसका रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर और परफॉर्मेंस का रोल नंबर जिसके इक्वल है उनके नेम निकालना है और उनके मार्क्स का सम निकालना है. तो आपकी एक टेबल निकल के आएगी. यहाँ तक आपको नेम निकालना था और सम निकालना था. तो इससे आपकी हो जाएगी, ये एम है. यहाँ से जो रिकॉर्ड इक्वल है तो आपका ये वाला रिकॉर्ड यहाँ भी मैच होता है, यहाँ पर भी मैच होता है. इट मीन्स नेम हो जाएगा रमेश
और सम में आपका ये दोनों ही मैच होते हैं तो सम हो जाएगा आपका 125। फिर आता है आपका ये वाला रिकॉर्ड। ये वाला रिकॉर्ड आपका ये यहाँ पर मैच होता है और यहाँ पर मैच होता है। तो नेम हो जाएगा मुकेश और सम हो जाएगा ये वाला। फिर आता है आपका ये वाला रिकॉर्ड मैच करते हैं इसके साथ में और इसके साथ में, ये आपका हो जाएगा सेम है 155 और रमेश। अब यहाँ तक की जो आपकी क्वेरी है उसका आपका ये वाला रिजल्ट निकलता है। फिर कहता है ग्रुप बाय एस नेम। एस नेम के थ्रू आपको ग्रुप बाय करना है। तो एस नेम आपके जो है रमेश और मुकेश, रमेश और मुकेश दो ही नाम आ जाएंगे। फिर रमेश आपका जो है वो रेपिटेशन में है तो आपके दो नाम के हिसाब से 2 रो बनती हैं। तो फिर पूछता है कि जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा इस क्वेरी का, ये फाइनल रिजल्ट बनता है जिसमें आपका आगे का ये रिकॉर्ड आ जाता है। तो आपका ये कितनी नंबर ऑफ रो रिटर्न करेगा, तो नंबर ऑफ रो आपकी 2 रो रिटर्न करेगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंसिडर द स्कीमा आर ए बी सी डी ई एफ ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं आपकी ए टू बी, बी सी टू डी, ई टू सी, डी टू ए। व्हाट आर द कैंडिडेट्स की ऑफ आर। आर की आपको कैंडिडेट की निकालनी है। तो कैंडिडेट की निकालने से पहले आप एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में नहीं होते हैं। तो आपके राइट साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं है? ए बी सी डी। ई और एफ नहीं है तो ई और एफ आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ई और एफ का यूज करते हुए अब हम सारे एट्रीब्यूट निकालेंगे। अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट निकल जाते हैं रिलेशन के तो इट मीन्स आपका ई एफ जो है वो आपकी कैंडिडेट की बन जाती है। और अगर नहीं निकलते हैं तो फिर हम ई एफ की ग्रुपिंग करेंगे अदर एट्रीब्यूट के साथ में। तो ई एफ के निकालेंगे। ई एफ से ई एफ तो निकल ही गया, ई से सी निकल गया, फिर आपका बाकी कोई नहीं निकलता है। तो इट मीन्स अब हम ग्रुपिंग करते हैं। ए के साथ में ई एफ की करते हैं, बी के साथ में ई एफ की करते हैं, सी के साथ में ई एफ की ग्रुपिंग करेंगे, डी के साथ में ई एफ की करते हैं। अब इनके हम क्लोजर सेट निकालते हैं। ए ई एफ तो आ ही जाएगा, ए से बी आ गया, ई से सी आ गया, यहाँ से बी सी से डी आ गया, बी सी से डी आ गया। ए बी सी डी ई एफ आपका ये वाला आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। इससे सारे एट्रीब्यूट निकल के आए हैं। अभी हम बी सी एफ का फिर क्लोजर सेट निकालते हैं। बी सी एफ से बी सी एफ, बी ई एफ तो आ ही गया, ई से आपका सी आ गया, बी और सी से आपका डी निकल के आ रहा है, फिर आपका डी से आपका ए निकल के आया है। इट मीन्स आपके ये सारे एट्रीब्यूट इससे भी निकल के आ गए। अब सी ई ए का एट्रीब्यूट निकालते हैं हम। सी ई एफ है, ये एफ, ए नहीं है एफ है। सी ई एफ तो आ ही गया। ई से हमने सी को निकाला, ओके, ई से हमने सी को निकाला, सी ऑलरेडी है, बाकी हम नहीं निकाल सकते इसके। डी ई एफ से निकालते हैं। डी ई एफ, एफ से हम डी से हमने यहाँ डी से हमने ए निकाल लिया, ई से सी निकल गया और ए से बी निकल गया यहाँ। तो आपका ये भी आपका कैंडिडेट की हो जाता है। तो इसमें अभी हम ऑप्शन वाइज देखते हैं। ए ई एफ, ए ई एफ, बी ई एफ, बी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ। ओके, आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आपके कैंडिडेट की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एन एट्रीब्यूट ए ऑफ डाटा टाइप वर्कर 20। एक आपका एट्रीब्यूट है जिसकी डाटा टाइप है वर्कर, जिसका साइज है 20, जिसमें वैल्यूज जो है इसमें वैल्यू है एक्स वाई जेड।
और एक एट्रीब्यूट है आपका बी। बी एट्रीब्यूट जो है उसकी डाटा टाइप है आपके पास कैर और साइज है 20। उसके अंदर वैल्यू है IMNOP, ये वाली वैल्यू है। फिर कहता है देन द एट्रीब्यूट A हैज स्पेसिस एंड एट्रीब्यूट B हैज स्पेस। इनके पास कितना स्पेस होगा, A और B के पास में जो स्पेस होगा वो क्या होगा। देखो जो वेरचर होता है वो वेरिएबल टाइप का डाटा टाइप्स होता है। साइज इसमें 20 है, इट मीन्स आप 20 साइज तक कितना भी डाटा इसमें डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 20 से कम का डाटा इंसर्ट करते हो तो जितना साइज का आप डाटा इंसर्ट करते हो ये उतना ही स्पेस लेता है। मान अब देखो आपने 20 साइज दिया था एट्रीब्यूट ए को, लेकिन इसमें डाटा जो इंसर्ट हुआ है वो XYZ है, तो मतलब 3 आपका स्पेसिज लिया है, तो आपका जो ए वाला हो जाएगा वो स्पेस लेगा 3 का। एट्रीब्यूट बी जो है कैर है, कैर आपका स्टैटिक होता है, उसमें आप चाहें तो जैसे आपने 20 साइज दिया है तो 20 साइज ही लेगा ये। अगर आप इसमें 20 साइज के ही डाटा इंसर्ट करते हो तो भी ये 20 लेता है, 1 साइज का करते हो तो भी ये 20 ही लेगा। ये जितना टाइप साइज का आप जितना आप साइज देते हो ये उतना ही स्पेस लेता है। तो बी एट्रीब्यूट जो है वो आपका 20 का स्पेस लेगा। तो आपका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। द क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन द फील्ड विच आर ऑफ टाइप। जो क्लस्टरिंग इंडेक्स है, क्लस्टरिंग इंडेक्स ऑलवेज आपके उन फील्ड को डिफाइन करती है जो आपके नॉन की होते हैं, नॉन की होते हैं एंड ऑर्डरिंग में होते हैं। क्लस्टरिंग क्या करती है, क्लस्टरिंग जो भी होती है आपकी, क्लस्टरिंग एक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो भी आपके डाटाबेस में रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को एफिशिएंटली रिट्रीव कर सके, एफिशिएंटली रिट्रीव करो आप डाटाबेस से रिकॉर्ड को, तो आप क्लस्टरिंग यूज करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट पे आप क्लस्टरिंग लगाते हो सो दैट कि जो डाटाबेस की परफॉर्मेंस है वो आप ऑप्टिमाइज कर सकें। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए आप क्लस्टरिंग यूज करते हैं। क्लस्टरिंग जब आप यूज करते हैं ये एक अल्टरनेट वे होता है डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने का। जब आप डाटाबेस से डाटा एक्सेस करते हैं तो जो उसका फिजिकल जो एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल प्लेसमेंट होती है डाटा की इन डाटाबेस, तो वो अफेक्ट नहीं करते, वो जो होती है वो आपकी अफेक्ट नहीं होती है जब आप इंडेक्स के थ्रू डाटा को रिट्रीव करते हो। तो डाटा को जब आप ऑर्डरिंग की लगाते हो और वो नॉन की एट्रीब्यूट होता है, जब आप उसके ऊपर जब आप इंडेक्स लगाते हो तो वो आपकी क्लस्टरिंग इंडेक्स कहलाती है, वो आपकी क्लस्टरिंग इंडेक्स कहलाती है। क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या होती है, जब इफ ऑर्डरिंग फील्ड इज नोन की, जब आपको ऑर्डर किया प्राइमरी इंडेक्स लगा दिया आपने ऑर्डरिंग के ऊपर, ऑर्डरिंग फील्ड के ऊपर, और जब वो आपका ऑर्डरिंग फील्ड जो है वो नॉन की फील्ड है तो वो जो आपकी इंडेक्सिंग हो गई वो आपकी क्लस्टरिंग इंडेक्स कहलाती है। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन द फील्ड विच आर ऑफ टाइप दैट आर नॉन की एंड ऑर्डरिंग। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कमांड्स इज यूज्ड टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डाटाबेस। एसक्यूएल डाटाबेस से जब आपको रिलेशन को रिमूव करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे। अपडेट की कमांड जो होती है और डिलीट की कमांड जो होती हैं वो आपकी यूज की जाती हैं डीएमएल में। जब भी डाटाबेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर आप वर्क करते हो, ऑब्जेक्ट को मेंटेन करते हो, तो वो आपकी डीडीएल कमांड यूज होती है।
किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करना, डाटाबेस को रिमूव करना, एट्रीब्यूट ऐड करना, एट्रीब्यूट डिलीट करना, जो भी टेबल के ऊपर वर्क होता है, किसी रिलेशन के ऊपर जब कोई भी काम होता है तो वो आपकी DDL कमांड में आता है। डाटाबेस को रिमूव करना है या फिर किसी रिलेशन को रिमूव करना है तो आप यूज करते हो ड्रॉप कमांड को, ड्रॉप डाटाबेस, या फिर आप यूज करते हो ड्रॉप टेबल। अगर टेबल को आपको रिमूव करना है तो उनका नेम लिखते हो, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल। ओके, ये आपके दिसंबर 2018 के PYQs थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2018 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।